79, part 4. Um, in the beginning, I would like to pray to Archangel Michael, to the Confederation of the Creator's love and light, to protect anybody who is listening to this audio, who wishes to know more about the law of one, about Ra, about truth, and about the universe, the creation of the universe. May they be protected, their family, their home, their finances be protected. May they be in good health. And I pray to Archangel Michael to keep any kind of negative thoughts, negative entities um, away from these people and protect them in his violet fire. Starting from question number 79.31. Now, in 31 is I think the last question that we did in part 3, where Dawn asked Ra that that choice to turn towards any kind of a polarity, when was that really created? When that was that a choice given, or did that happen by default, due to giving the free will, the first distortion, to the third density? And this is when service to self polarity started, or was it given a choice? And Ra said that in the veiling, in पर्दा लगाने पर, ये जो दो आर्किटाइप्स थे, सर्विस टू सेल्फ और सर्विस टू अदर्स के, उन्हें ये जो चुनना है कि उन्हें किस तरफ जाना है, ये खुद ब खुद आया, और अलग अलग अनुभवों के बाद ये और आगे आगे बढ़ता गया। 79.32 में डॉन पूछता है, आई एम सॉरी दैट मुझे माफ कीजिए, मुझे ये सवाल पूछने में, इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत तकलीफ हो रही है, मुश्किल हो रही है। लेकिन कुछ इस तरह के सब्जेक्ट पे हैं हम, जो है ही इतना मुश्किल, और उसके साथ साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसे समझने में मजा भी आ रहा है, इसे जानने की इच्छा भी हो रही है कि जो पहली बार इंसान के याददाश्त पे पर्दा लगाया गया, माया जाल में जब वो आया तीसरी घनिष्ठता में, तो अपने पहली चीजों को उसे भुलाने के लिए ये पर्दा लगाया गया। और ये एक एक्सपेरिमेंट था, जिसकी वजह से क्रिएटर को बहुत सारे अनुभव हुए, और जिसकी वजह से खुदगर्ज लोगों की पोलैरिटी, अंधेरा, बुराइयां, ये सब चीजों का जन्म हुआ। This seems to be a very important philosophical point in the development of the creation, possibly the beginning of a system of what we would call magic, not envisioned previously. और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अहम मोड़ था इंसानियत के एवोल्यूशन में, उसके बनने में और उसके डेवलप होने में, आगे आगे बढ़ने में, जो शायद पहले जिसके बारे में एक ऐसा जादू हुआ, जिसके बारे में पहले शायद किसी ने सोचा नहीं था। क्रिएटर ने भी शायद इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था कि फ्री विल देने से लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं ये बात पूछता हूं कि ये जो पहला विभाजन, मतलब कि ये जो फ्री विल दी गई, उसका ये जो पहली बार ये जो विभाजन हुआ, और इसे बढ़ाया गया, फैलाया गया चारों तरफ, prior to the extension of first distortion, was the magical potential of the highest density
greatest potential was achieved in consciousness for each density. तो ये जो हर घनत्व घनत्व घनिष्ठता सॉरी, मैं वो शब्द ही भूल गई, घनत्वता घनत्वता, हर घनत्वता में अलग अलग जो लेवल्स हैं, और वो जितने हर घनत्वता के बाद बढ़ते जाते हैं और उनकी जादुई शक्ति और उनकी शुद्धता जो है वो बढ़ती जाती। आई होप आई एम सेइंग दिस घनत्वता राइट, लेकिन वो घनिष्ठता नहीं है मुझे बताया गया, तो घनत्वता है। तो ये जो जादुई शक्तियां हैं इन घनत्वता की और चेतना के विस्तार में इसको पाने की, तो ये क्या, ये पहला विभाजन जब हुआ उससे पहले भी ऐसी ही थी या उसके बाद कुछ फर्क पड़ा? अम मुझे नहीं पता मैं सही तरीके से बोल पा रहा हूँ कि नहीं, पूछ पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन क्या करूं, ये है ही इतना कॉम्प्लिकेटेड। What I'm saying is, at the end of the fourth density, prior to the extension of free will, was the magical potential of what we call magic as great, or the ability or the effect as great as it is now at the end of fourth density? कहता कि अब जब, अच्छा, नीचे गांव में लोग कुछ शोर मचा रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि ओ, मैं, मेरे ख्याल से वो ये करना भूल गई, स्क्रीन शेयर करना भूल गई। आई एम सो सॉरी। रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी, लेकिन मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गई। ओके, अब स्क्रीन शेयर हुई। तो सॉरी, सो वो कहता है कि एक्चुअली वो यही पूछने की कोशिश कर रहा है कि चौथी घनिष्ठ घनत्वता जब उसके अंदर ये फ्री विल और ये फ्री विल फैलाई गई कि आप ये भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, आपको चॉइस दिया गया और आपके याददाश्त पे पर्दा लगाया गया, और ताकि आप ये जादुई शक्तियों को बढ़ा सकें और अपनी घनत्वता, आगे की ऊपर की घनत्वता में पहुंच सकें, तो क्या तब भी उसकी जादुई शक्तियां इससे ज्यादा ताकतवर थी, या अब ज्यादा ताकतवर हुई, या अम, इसे पाने की जो काबिलियत इंसान को दी गई, क्या वो तब ज्यादा थी या वो अब ज्यादा है? ये क्या है, जरा ये पूरा समझाओ। क्योंकि पहले कैसा था और अब ये खुदगर्जी और अंधेरा और अज्ञानता की वजह से क्या फर्क पड़ा है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको इट कैन बी जस्ट बिगन टू फॉर्म और रूडिमेंट्री। अच्छा, कहाँ था, ऊपर था। तो रा कहता है, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, मैजिक जिसे तुम कहते हो या जादुई शक्तियां जिसे तुम तीसरी और चौथी घनत्वता में बात कर रहे हो, अम ये बदलाव आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये पहले इतनी नहीं थी क्योंकि पहले पर्दा नहीं था। अब पर्दा लगने के बाद ये जो अच्छी बुरी, अच्छे बुरे में फर्क, गोरा काला, सफेद काला, रोशनी अंधेरा, बुराइयां अच्छाइयां, तो उसकी वजह से तीसरी और चौथी घनिष्ठता में, और अब यहाँ ऊपर जो डॉन ने कहा है कि चौथी घनिष्ठता का अंत होने जा रहा है, तो अपेरेंटली अगर चौथी घनिष्ठता का घनत्वता का अंत होने जा रहा है, तो शायद हम लोग इस वक्त चौथी घनत्वता में हैं और पांचवी की तरफ शायद जा रहे हो, मतलब धरती, इंसान नहीं। इंसान तो तीसरी से चौथी में ही जा रहे हैं, धरती जो है शायद चौथी से गुजर रही थी, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, और पांचवी की तरफ बढ़ रही होगी। तो वो कहता है कि, रा कहता है ये अब ज्यादा बढ़ गई है। Magical potential in third and fourth density was far greater than
नहीं नहीं नहीं, फार ग्रेटर देन आफ्टर द चेंज नहीं, पहले बहुत ज्यादा थी, अब उसका जादू थोड़ा सा कम हो गया। आफ्टर द चेंज, अच्छा, ओके, तो पहले ज्यादा थी देन आफ्टर द चेंज। However, there was far, far less desire or will to use this potential. और उसकी वजह ये है, या यूं कह लो कि तब इसे इस्तेमाल करने की इच्छा, तीव्रता, और जो विल पावर थी, जरूरत थी, वो तब बहुत कम थी। उसकी काबिलियत इस्तेमाल करने की जरूरत बहुत कम थी, क्योंकि ताकत ही इतनी ज्यादा थी कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, और इस वजह से जरूरत उसे सीखने की, समझने की कम थी। लेकिन अब क्योंकि उसकी जरूरत बढ़ गई है, उसकी ताकत कम हो गई है, इसलिए उसकी जरूरत बढ़ गई है। सॉरी, मुझे थोड़ा सा इसे समझने में दिक्कत हो जाती, कई बार मैं थोड़ा गलत बोल जाती हूँ, लेकिन मैंने खुद को करेक्ट कर दिया। 79.33 में डॉन कहता है, अच्छा ठीक है, तो अब मैं देखूं कि क्या मैं तुम्हें सही से समझ सका। Prior to the change and the extension of free will, let's take specifically the end of fourth density magical potential for the condition when there was only service to others polarization. Magical ability or potential was much greater at the end of fourth density than at the end of fourth density immediately after the after the split of polarization and the extension of free will. Okay, I don't think I understand this. Prior to the change and the extension of free will, अब मुझे टूट टूट के बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये पूरा, एक सवाल इतना लंबा है कि मैं नहीं समझ पाई हूँ। तो इस बदलाव से पहले और फ्री विल के चारों तरफ फैलाए जाने से या बढ़ाए जाने से पहले, चौथी घनिष्ठता के अंत तक आते आते, इस जादुई शक्तियों की और काबिलियत की, जब सिर्फ उस समय पे, जब सिर्फ लोग दूसरों के बारे में सोचते थे, दूसरों की सेवा करते थे, और उसी तरफ उनका ध्रुवीकरण था, जादुई शक्तियां और जादुई काबिलियत बहुत ज्यादा थी। इस चौथी घनिष्ठता के अंत तक आते आते, greater at the end of fourth density than at the end of fourth density, चौथी घनिष्ठता तक आते आते, इसके बाबस्त, इसके बजाय के चौथी घनिष्ठता के खत्म होने के इस कगार पे, जब ये ध्रुवीकरण 1 से 2 में हो चुका है, मतलब कि दूसरों की सेवा करना और खुदगर्जी की जिंदगी जीना, तो ये जो ध्रुवीकरण 2 में हो चुका है, और फ्री विल को इतना ज्यादा फैलाया गया और बढ़ाया गया, तो अब जब ये चौथी घनिष्ठता खत्म होने लगी है, इस वक्त इतनी ज्यादा जादुई शक्तियां नहीं हैं, फैली नहीं हैं, और इतनी ज्यादा उसको मतलब इंसान समझ नहीं पाया है और उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया है, उसे पता ही नहीं है कि कैसे करना है। तब जब ध्रुवीकरण सिर्फ एक था, या शक्तियां बहुत ज्यादा थी, पर्दा नहीं लगा हुआ था, तब लोग इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। अब लोग इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर कर नहीं पाते हैं। तो राह कहता है कि मैजिकल एबिलिटी इज द एबिलिटी टू कॉन्शियसली यूज द सो कॉल्ड अनकॉन्शियस। कहता है जादुई शक्ति और कुछ नहीं है, पर वो ताकत है या काबिलियत है कि आप अपने सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड को, मतलब कि बेसिकली ईश्वर ने जो आपको शक्ति दी है, ईश्वर के साथ कनेक्ट होने की, उसको सुनने की, उसको समझने की, उस तक पहुंचने की, उस शक्ति को आप जानबूझकर और
शक्ति चेतना में जागते हुए इस्तेमाल करें और इस्तेमाल कर पाएं। ये नहीं कि ईश्वर को देखना है तो सिर्फ ध्यान लगा के या मेडिटेशन में जाके या ट्रांस में जाके ही आप उससे एक हो पाए, बल्कि अपनी निजी आमतौर की जिंदगी में भी ईश्वर के साथ जुड़ के उसे महसूस कर पाए, उसका एहसास कर पाए, उससे जुड़ पाए, उससे बात कर पाए, उसकी बातें सुन पाए। Therefore, there was maximal ability prior to the innovation of the sublogized free will. कहता है वो तब बहुत ज्यादा था, लोग उसे समझते थे, इसलिए उनकी शक्तियां भी बहुत तेज थीं और ज्यादा थीं। ये जो फ्री विल बढ़ाई गई, सब लोगाई को दी गई, उससे पहले। तो डॉन कहता है, ओके, एट द प्रेजेंट टाइम वी आर एक्सपीरियंसिंग द इफेक्ट्स of a more complex or greater number of archetypes, and I have guessed that the ones we are experiencing now for the mind work as follows. कहता है तो इस समय में हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस की, मतलब मिली जुली चीजों के असर हमें अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के सोच वाले लोग और दिमाग वाले लोग हैं, जिनकी सोच अलग है, जिनका नेचर अलग है, जिनका कैरेक्टर और बिहेवियर अलग है। इस तरह के बहुत सारे आर्केटाइप्स जो हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, मतलब लोग हैं, बहुत अलग अलग तरह के अनुभव हो रहे हैं, ईश्वर को भी और हमें भी। तो मैं ये समझ रहा हूँ, आई हैव गेस्ड दैट द वंस वी आर एक्सपीरियंसिंग नाउ फॉर द माइंड वर्क, तो मैं ये गेस कर रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ कि वो कुछ इस तरह के होंगे आज के तारीख में, मतलब 1981 में कुछ इस तरह के दिमाग के लोग होंगे। We have the magician high priestess which correspond to the matrix and potentiator, which have the veil drawn between them. अगर आप हाई प्रीस्टेस का कार्ड ध्यान से देखोगे, आपको दिखाती हूँ। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ध्यान से देखोगे तो उसके हाई प्रीस्टेस के पीछे पर्दा है। तो वो कहता है कि ये जो हाई प्रीस्टेस है, जो हमारे पास जो पहले तीन हैं, मैट्रिक्स, पोटेंशिएटर एंड सिग्निफिकेटर, तो जो पहला है वो है मैजिशियन, दूसरा मैजिशियन का जो पोटेंशिएटर है वो है हाई प्रीस्टेस। कहता है इन दोनों के बीच पर्दा है। ये हाई प्रीस्टेस के पीछे आप अगर ये देखेंगे, ये एक पर्दा है जिसके ऊपर अनार की तस्वीरें बनी हुई हैं, अनार का पेड़ की तस्वीरें बनी हुई हैं। या तो आप कह लो कि ये कपड़े के ऊपर प्रिंट करके ये पर्दा लगाया है, या हाई प्रीस्टेस और मैजिशियन के बीच में अनार के पेड़ हैं बहुत सारे। तो ये एक पर्दा है जो आपकी याददाश्त पे लगाया हुआ है। तो वो कहता है कि इन दोनों के बीच, मैट्रिक्स और पोटेंशिएटर के बीच, माया जाल और ईश्वर की शक्ति के बीच पर्दा है, which have the veil drawn between them, which is the primary creator of the extension of the first distortion. तो कहता है यही वो पर्दा है जो फ्री विल, जो मैजिशियन को दी गई, उसके और इसके बीच में ये जो पर्दा लगाया गया, जिसकी वजह से, ये फ्री विल देने की वजह से, ये सारे चीजें, अलग अलग दिमाग और अलग अलग सोच वाले लोगों की शुरुआत हुई। क्या मैं सही हूं? तो मेरे ख्याल से रा वही कह रहा है जो शायद आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, कि तुम्हारी इस सवाल का जवाब तुम्हारा ये सवाल मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, और इसका सवाल का जवाब जो है वो कुछ जो तुम्हारे दिमाग में कुछ और जो चल रहा है ना, आ, उसका जवाब दिए बिना हम नहीं दे सकते। तो डॉन अब रात तो दिमाग पढ़ लेता है,
तो डॉन कहता है अच्छा ठीक है सॉरी। तो मेरे दिमाग में पीछे ये चल रहा था, जो हकीकत बताऊं तो जब मैं मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस की बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में भी पीछे यही चल रहा था कि द नेक्स्ट आर्किटाइप द एम्प्रेस इज द कैटलिस्ट ऑफ द माइंड। के हाई प्रीस्टेस के बाद जो एम्प्रेस आती है, एम्प्रेस का भी कार्ड मैं आपको पिछली बार दिखाया था, मैं दिखा देती हूँ। जो रानी, बेसिकली एम्प्रेस मतलब महारानी, जो रानी है उसको क्वीन कहते हैं। एम्प्रेस जो है वो महारानी जो है, वो कैटलिस्ट है दिमाग की। मतलब पिछली बार जैसे इसने कहा था कि मैट्रिक्स यानी मायाजाल, पोटेंशिएटर यानी काबिलियत, और कैटलिस्ट यानी माध्यम। तो ये कहता है ये दिमाग की माध्यम है। The next archetype, Empress, is the catalyst of the mind, that which acts upon the conscious mind to change it. ये जो है, ये आपके दिमाग को और आपके वो, इन दोनों का इस्तेमाल करके, हाई प्रीस्टेस और मैजिशियन, इन दोनों का इस्तेमाल करके आपके कॉन्शियस माइंड पे एक्शन लेती है, कर्म करती है, और आपके माया जाल में इस वक्त जो आपकी सोच है उसे बदलने के लिए। द नेक्स्ट आर्किटाइप, मतलब मैजिशियन के बाद जो दूसरा आर्किटाइप है वो है एम्प्रेस। आपको याद होगा पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट जो है मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस के बाद हायरोफेंट आता है, वही आना चाहिए। तो जो नेक्स्ट एक मिनट, व्हाट वाज दैट, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ओके, सो माया जाल, तो वो जो है सेकंड फेज में एम्प्रेस आ जाती है। फोर्थ, द नेक्स्ट आर्कीटाइप is the empress, the catalyst of the mind, that which acts upon the conscious mind to change it. ये मेरे लिए हिंदी में समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर मैं यूं कहूं, एक मिनट मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाती हूँ, शायद मुझे वीडियो ऑन करके कार्ड्स ही दिखाने पड़ जाएं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अम, ये जो है, ओके, ये मैं आपको दिखाती हूँ। 3 का सेट है, मैट्रिक्स, पोटेंशिएटर एंड कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट आ जाता है यहां पर, इन दोनों का हुआ ये हायरोफेंट, ओके, हायरोफेंट ये। उसके बाद नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है माइंड का, मैजिशियन के बाद आता है एम्प्रेस। एम्प्रेस आता है, उसने बोला, एक मिनट, उसने क्या बोला, नेक्स्ट कैटलिस्ट ऑफ द माइंड, हाँ, नेक्स्ट कैटलिस्ट ऑफ द माइंड एम्प्रेस आ जाती है। मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस, ये जो है ये इन दोनों का कैटलिस्ट है। द फोर्थ बीइंग द एम्परर, ये एम्परर, सॉरी, एम्परर एंड हायरोफेंट इधर है। एम्परर ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, इन्होंने हायरोफेंट को यहाँ डाल दिया, एम्परर को यहाँ डाल दिया। which is the experience of the mind, experience of the mind, which is that material stored in the unconscious which creates its continuing bias. Am I correct with these statements? My god, this is all very very complicated. इट्स वेरी मुझे हिंदी में आप लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है और कुछ नहीं। Far too rigid in your statements, you perceive correct relationships. There is a great deal of dynamic interrelationship in these 4 archetypes. वो कहता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी कि तुमने इसे बहुत सही तरीके से समझा। Ouch. तो एक तो 3 चीजें हैं, दिमाग, शरीर और बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, आत्मा। उन तीनों के अंदर 3 हैं, मैट्रिक्स, पोटेंशिएटर एंड कैटलिस्ट। दिमाग, ये 3 हो गए दिमाग के, ओके। दिमाग के अंदर 3 हो गए, मायाजाल, काबिलियत
और आत्मा इसको नहीं कहूंगी मैं, लेकिन ये दोबारा से वो यहाँ पर इसको कैटलिस्ट ऑफ द माइंड कह रहा, अच्छा ये कैटलिस्ट ऑफ द माइंड कह रहा है, तो ये माया जाल, ये काबिलियत, और ये उनकी आत्मा, जैसे कि महारानी जो है वो आत्मा हो गई, कैटलिस्ट ऑफ द माइंड ये हो गई। तो ये तीन कार्ड्स जो हो गए वो हो गए दिमाग के। बाप रे, मैं ही कंफ्यूज हूं, तो आप तो कितने कंफ्यूज हो गए होगे। द फोर्थ बीइंग द एम्परर विच इज एक्सपीरियंस ऑफ द माइंड। इन तीनों की वजह से इस चौथे को उसका अनुभव होता है, which is that material stored in the unconscious which creates this continuing bias. Okay, so एक मिनट में ये वाला, ये है लॉ ऑफ वन सोसाइटी में ये लिखा है, मैट्रिक्स ऑफ द माइंड, पोटेंशिएटर ऑफ द माइंड एंड सिग्निफिकेटर ऑफ द माइंड, विच इज द हायरोफेंट। ओके, सो अब मैं समझी कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ये तो हो गया दिमाग माया जाल, ये हो गया आपकी याददाश्त और माया जाल के बीच में पर्दा, तो ये आपका ऊपर वाले के साथ आपके दिमाग का कनेक्शन, इसके अंदर वो पर्दा लगा हुआ है। और ये है आप इस तीसरी घनिष्ठता में जो माध्यम लगा है दिमाग का, दिमाग के ऊपर जो माध्यम लगा हुआ है, और इन तीनों की वजह से जो एम्परर है उसका उसका जो अनुभव है, इन तीनों की वजह से जो अनुभव होता है वो है ये एम्परर। ओके, हालांकि ये इधर होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए, बिकॉज टीचर एक्चुअली हायरोफेंट होता है, लेकिन अलग अलग डेक्स में अलग अलग तरीके से होता है। तो और उसके बाद एक्सपीरियंस हो गया, ये अनुभव हो गया, which is stored in the unconscious which creates its basis। अब क्या होता है, अगर मैं आपको एक्चुअली वो हायरोफेंट का कार्ड दिखाऊं, गॉड यू आर गोइंग टू गो क्रेजी विथ दिस एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये जो हायरोफेंट है, जो मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, ये टीचर है। ओके, ये रहा, जो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है जिसके बीच में पर्दा है, जो मैंने आपको हाई प्रीस्टेस कार्ड में दिखाया। यहाँ पे ये जो दो टकले बैठे हैं ना, एक है आपका कॉन्शियस माइंड, ये है आपका अनकॉन्शियस यानी सबकॉन्शियस माइंड, और ये दो चाबियां जो यहाँ पड़ी हैं, ये है इन दोनों को खोलने की कुंजी, चाबी, इन दोनों की तरफ जाने का रास्ता। मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसी वजह से यहाँ पर जो इसने ये बताया था, कहाँ गया, एक सेकेंड, यहाँ पे जो इसने ये सिग्निफिकेटर बताया था कि माइंड का सिग्निफिकेटर है ये, इसका सब कुछ जो लेना देना है ये आपके दिमाग से है। तो पहले 5 कार्ड, मतलब उसने बोला है ना कि पहले 7 कार्ड जो हैं वो आपके दिमाग के हैं, अगले 7 कार्ड जो हैं वो हैं, उसका लेना देना है आपके शरीर से। तो ये 5 कार्ड तो यहाँ तक हो गए। आई होप कि आपको समझ में आया, नहीं आया तो आप मुझसे टैरो क्लास ले लेना, मैं आपको उसमें समझा दूंगी, क्योंकि ऐसे मेरे लिए इसमें समझाना बहुत मुश्किल है। तो रा कहता है कि हाँ, तुम काफी रिजिड थे, मतलब फंसे हुए थे, कड़े थे अपने बात करने के लहजे में, लेकिन तुमने जो रिश्ता समझा इन सारे दिमागों के बीच, ये सही समझा। ये जो होता है आमतौर पे इसे कहा जाता है गुरु, या यूं कह लो कि वो ब्राह्मण, वो पंडित, वो गुरु, महागुरु, जो आपको आपके ईश्वर का ज्ञान देता है। ये
और इनके बीच जो रिश्ता है, पहले 4 कार्ड्स के पहले 4 तरह के लोगों के बीच जो रिश्ता है, ये बहुत गहरा है, जिसकी वजह से ये 5वां कार्ड बीच में आ जाता है। तो वही डॉन पूछता है कि देन द हायरोफेंट be somewhat of a governor or sorter of these effects so as to create the proper assimilation by the unconscious of that which comes through the conscious. तो यही Ra says, although thoughtful, the supposition is incorrect in its heart. तो डॉन कहता है कि हायरोफेंट इसका मतलब इन सबका गवर्नर होगा, मतलब हेड होगा। जैसे ब्राह्मण जो राजा के दरबार में, जैसे पोप है आज की डेट में, या राजा के दरबार में जो धर्म सिखाने वाला महा ब्राह्मण हुआ करता था, तो ये क्या कुछ वैसा है जो कॉन्शियस दिमाग से आपके अनकॉन्शियस दिमाग में जो जा रहा है उसको रेगुलेट करता है और एसिमुलेट करता है, मतलब उसे कंट्रोल करता है और उसे सही तरीके से उसकी बिरयानी पकाता है आपके दिमाग में। बिरयानी के अंदर कौन सा मसाला कितना जाना है ये तय करता है। उसके अंदर चावल कितना जाना है, सब्जियां कितनी जानी है, या आप चिकन मटन बिरयानी बना रहे हो तो कौन सा उसका हिस्सा जाना है, या कौन से केवड़ा जाना है उसमें, या कौन सा केसर जाना है, ये वो तय करता है। क्या आपको समझ में आया? अनकॉन्शियस माइंड जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो है बिरयानी। कॉन्शियस माइंड जो है वो है शेफ जो बना रहा है। ठीक है। और ये जो बाकी मसाले हैं, सब्जियां हैं, कौन सा चावल बासमती इस्तेमाल होगा या कौन सा इस्तेमाल होगा, क्या उसमें सब्जियां डलेंगी, कौन सी उसमें फ्लेवर्स डलेंगे, केवड़ा डलेगा या केसर डलेगा, उसके अंदर गरम मसालों में कौन से मसाले डलेंगे, वो साबुत कितने डलेंगे और पीसे हुए कौन से डलेंगे, ये सब जो चीजें हैं ना, ये हैं आपकी सोच। आपने क्या सीखा, आपने क्या कर्म किए, आपने क्या बिलीफ सिस्टम्स बनाए, आपकी सोच कैसी बनती गई कि नहीं ऐसा करो तो ये अशुभ होता है, ऐसा करो तो शुभ होता है, ये कर्म अच्छा होता है, ये कर्म बुरा होता है। वो सब जो चीजें हैं, वो जो शेफ है, मतलब कि आपका कॉन्शियस माइंड है, आपका दिमाग है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में उसे सही तरीके से डाल के पकाएगा। आपने मिर्चें ज्यादा डाल दी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये धारणा बन जाएगी कि नहीं, ये कर्म करना गलत होता है। और अगर आपने उसमें दही ज्यादा डाल दिया तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये धारणा बन जाएगी कि चोरी करना पाप है, या प्यार तो कभी सफल होता ही नहीं है। वही दो लोगों का प्यार सफल है जो अलग हुए। ये जो धारणाएं आपके अनकॉन्शियस माइंड में बनती हैं, उन्हें किस तरह से बनाना है ये आपका कॉन्शियस माइंड तय करता है, जो कि हायरोफेंट है, जिसे पहले 4 कार्ड्स के अनुभवों से उसने जो सीखा है। क्या ये ऐसा होता है? तो रा कहता है, तुमने जो खिचड़ी पकाई ना, बेसिकली वो बहुत सोच समझ के और सही तरीके से पकाई, लेकिन तुम गलत थे। मतलब के उसका जो मूल है वो तुमने गलत सोचा। वो गलत भी नहीं है, लेकिन उसका मूल तुमने शायद गलत सोचा। इन इट्स सपोजिशन इज इनकरेक्ट इन इट्स हार्ट, ऑल्दो थॉटफुल। सो फिर अब मैं तो दिया रहा के साथ जो कार्ड होते हैं उसका ताल्लुक दिमाग से होता है, उसके बाद शरीर शुरू होता है। तो ये चारों में तो दिमाग का किस्सा खत्म हो गया, तो फिर हायरोफेंट का मतलब क्या है? ये जो यहाँ बैठा है, मतलब वो कुर्सी पे, फिर इसकी जरूरत क्या है? ये क्या है, क्या करता है ये? तो तो रहा कहता है हायरोफेंट जो है, हायरोफेंट का मतलब पोप होता है। ये पोप बैठा है यहाँ, वैटिकन का पोप। अगर आप इसे
हिंदू भाषा में कहो तो ये परशुराम हो सकता है, विश्वामित्र हो सकता है, आज के जमाने का सदगुरु या वो रविशंकर हो सकता है। तो ये जो है, ये इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द बॉडी कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी नेचर। अच्छा, ये तो सिग्निफिकेटर होना चाहिए था दिमाग का। द हायरोफेंट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द बॉडी कॉम्प्लेक्स इन इट्स नेचर। हाँ, रा refers to the significator of the body complex. Hierophant as a significator of the body complex. The Hierophant is actually the significator of the mind complex. Ra corrects his error. अच्छा, यहाँ पे गलती से अगले चैप्टर में रा ने अपनी गलती को सही किया कि ये नहीं बॉडी कॉम्प्लेक्स का नहीं, सॉरी, माइंड कॉम्प्लेक्स का था। तो यहाँ वो कहता है कि हाइरोफेंट जो है ये कार्ड, ये सिग्निफिकेटर है, मतलब प्रतिबिंब है आपके दिमाग का, दिमाग के मिले जुले मिश्रण का। और उसका ये प्रतिबिंब है, इसका वो नेचर है। We may note that the characteristics of which you speak do have bearing upon the significator of the mind complex. मतलब राह से भी गलतियां होती हैं, ओके। डू नॉट हैव बेयरिंग, क्योंकि उसे हमारी भाषा नहीं आती, upon the significator of the mind complex, but are not the heart. The heart of the mind complex is that dynamic entity which absorbs, seeks, and attempts to learn. तो राह कहता है यहाँ पे ध्यान रखो कि ये जो सारी बातें हैं ना, कि ये ऐसा होता है वैसा होता है जिसकी तुम बातें कर रहे हो, इसका माइंड कॉम्प्लेक्स से ना सिग्निफिकेटर जो है माइंड कॉम्प्लेक्स का, मतलब हायरोफेंट, इससे ज्यादा इतना लेना देना नहीं है। Do not speak do have bearing upon the significator of the mind complex. इसका ताल्लुक दिमाग से है पर दिल से नहीं है। Characteristics of which you speak do have bearing upon the significator of the mind complex, but are not the heart. पर ये उसका मूल नहीं है। अच्छा, सॉरी, ये उसका मूल नहीं है, इसका उससे सिर्फ रिश्ता है। The heart of the mind complex is that dynamic entity which absorbs, seeks, and attempts to learn. कहता है जो मूल है, जो दिल है, इस पूरे 7 कार्ड्स या 7 अलग अलग दिमाग के जो तरह होते हैं, तरीके होते हैं दिमाग के, तो इनका इससे रिश्ता जरूर है। लेकिन वो शख्स जो ये सारी चीजों को कुल मिला के इसे एब्जॉर्ब कर ले, मतलब अपने अंदर समा ले, इनको ढूंढे, इनको सीखने की कोशिश करे, वो जो है वो होता है इस माइंड कॉम्प्लेक्स, मतलब इन सारे दिमाग के अलग अलग आर्किटाइप्स का जो दिमागों का मूल, दिल। और मेरे को ये समझाने में मुश्किल हो रही है। देन द हायरोफेंट द लिंक यू माइट से बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। तो कहता है डॉन के, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि दिमाग और शरीर के बीच में जो लिंक है, जो कनेक्शन है, वो ये हायरोफेंट बनाता है? तो रा कहता है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द सिग्निफिकेटर्स ऑफ द माइंड बॉडी एंड द स्पिरिट। योर स्टेटमेंट इज टू ब्रॉड। तो रा कहता है रिश्ता जो है वो माइंड, मतलब दिमाग, शरीर और आत्मा के सिग्निफिकेटर्स के बीच में है। मतलब के हायरोफेंट का बॉडी और आत्मा का जो सिग्निफिकेटर है उनके साथ रिश्ता है। और तुम जो सवाल पूछ रहे हो वो बहुत ज्यादा फैला हुआ या मोटे मोटे तरीके पे पूछ रहे हो, क्योंकि शरीर के भी तो 7 कार्ड हैं, वो भी तो 7 अलग अलग तरीके के होते हैं। तो तुमने तो सिर्फ कह दिया शरीर से है, पर शरीर के सिग्निफिकेटर से होना चाहिए ना। तो डॉन कहता अच्छा ठीक है, मैं जरा हायरोफेंट को साइड में रखता हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड जस्ट आस्क यू इफ द लवर्स represent the merger of the conscious and the unconscious, or a communication between the conscious and unconscious. कहता अच्छा ठीक है, रुको, इस हायरोफेंट को साइड में रखो, मुझे एक बात बताओ, ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो दिमाग है,
उसको क्या जो लवर्स कार्ड है, मैं आपको लवर्स कार्ड दिखा देती हूँ। इसमें है, ये रहा लवर्स कार्ड, ओके। एंड असल लवर्स कार्ड होता है ऐसा, मतलब आमतौर पे जो लवर्स कार्ड होता है वो प्यार के बारे में होता है, राधा कृष्ण के बारे में होता है, शिव शक्ति के बारे में होता है। अच्छा, इसमें इसको कपड़े क्यों पहनाए हैं? ओके, नहीं, इट्स नॉट सपोज टू बी लाइक दैट। Okay, so okay, maybe you can use this, but originally lovers card ऐसा होता था राइडर वेट डेक में, जो हम लोग बेसिकली टैरो सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन राइडर वेट डेक से पहले ये मर्सिलीज टैरो डेक जो है, इसका आविष्कार हुआ था। राइडर वेट ने तो टैरो को आसान करने के लिए अपना डेक बनाया था। तो ये लवर्स कार्ड है जिसके अंदर दो लोग हैं, ओके। गॉड, राइडर वेट डेक, तो इसको वो कहता है, इसके अंदर मेल और फीमेल है। अब मेल मैजिशियन है, फीमेल एम्प्रेस है। मेल जो है वो आपका शिव है, ये शक्ति है। तो वो कहता है, डॉन पूछता है कि क्या ये दोनों हायरोफेंट की तरह कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को जोड़ने का एक रास्ता है, या उन दोनों के बीच की बातचीत, कम्युनिकेशन बिटवीन उन दोनों के बीच की बातचीत है। तो रा कहता है, अगेन विदाउट बीइंग एट ऑल अनपर्सेप्टिव यू मिस द हार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्किटाइप व्हिच मे बी मोर प्रॉपर्ली कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड। कहता है, तुम फिर वही कर रहे हो, तुम चीज को ढंग से समझ नहीं रहे हो, उसके दिल की धड़कन को समझ नहीं रहे हो। और ये जो तरीका है ना दिमाग का, इस आर्किटाइप का, एक रोमांटिक टाइप के दिमाग का जो इंसान है, लवर्स एक रोमांटिक टाइप का इंसान है, इसको नहीं समझ रहे हो। और ये जो कार्ड है इसका एक्चुअली ये तरीका है कि जब इंसान का दिमाग बदलने लगता है तो उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड है। तो डॉन कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कहां से कहां ट्रांसफॉर्म हो रहा है? तो वो कहता है कि आर्किटाइप 6, ये कार्ड नंबर 6 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्किटाइप 6 के जो दिमाग के लोग होते हैं वो, you may see the student of the mysteries being transformed by the need to choose between the light and dark in the mind। वो कहता है कि दिमाग में अच्छाई भी दिमाग में है, बुराई भी दिमाग में है, ईश्वर भी दिमाग में है, और लव और सेक्स भी दिमाग में है, रोशनी भी दिमाग में है, अंधेरा भी दिमाग में है, ज्ञान भी दिमाग में है, और अज्ञानता भी दिमाग ही में है। तो इन दोनों के बीच, मतलब इन दोनों को का मिश्रण करना, या इन दोनों के बीच फर्क करना और सीखना, सीखने वाला जो बच्चा है, स्टूडेंट है, छात्र है, वो जब इन रहस्यों को सीखने की कोशिश करता है, तो ये वो है जहां पर एक बच्चे ने को अभी तक प्यार तो पता है, माँ और बाप का प्यार तो पता है, लेकिन एक लड़के को एक लड़की के साथ प्यार करना, या एक लड़की को एक लड़के के साथ किस तरह से प्यार करके इस कुंडलिनी का रहस्य जानना है, वो अभी तक उसने सीखा नहीं। और वो उसने सीखने की कोशिश करनी है, या सीखने की लालसा है, या इच्छा है। तो डॉन कहता है, अच्छा, तो इसका मतलब इसका जो इसके बाद का जो अगला कार्ड है, चैरियट कार्ड, ओके। ये रहा चैरियट, ओके। लवर्स के बाद यहां आया चैरियट। चैरियट कार्ड राइडर वेट में कुछ ऐसा होता है जिसमें यहाँ दो
स्फिंक्स हैं घोड़ों की जगह, स्फिंक्स जो इजिप्ट के पिरामिड्स के सामने पाए जाते हैं, जो बैठे हुए हैं। एक आदमी यहाँ पर रथ पर सवार है, पीछे अपना देश या अपना किला छोड़ के, अपना गांव छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के वो इस रथ पर सवार है। उसके कैनपी पे, मतलब उसके रथ के ऊपर जो छत लगी हुई है उस पे सितारे हैं। उसके सर के ऊपर जो उसने क्राउन पहना हुआ है उसके ऊपर सितारा है, और उसके कांधों पे जो कवच है उस पे चंद्रमा बना हुआ है। वही चंद्रमा, चलो ठीक है छोड़ो, आगे नहीं बढ़ती मैं। चंद्रमा बना हुआ है। तो ये जो है, ये मतलब जो जो छात्र इस चीज को सीख पाया, समझ पाया, और अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में एक ब्रिज बना पाया और उसे उसने हासिल कर लिया, वो इसका मतलब चैरियट होगा, जिसने, कहते हैं ना, फतेह कर ली, जीत लिया। द कल्मिनेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द फर्स्ट 6 आर्किटाइप्स, जो पहले के 6 तरह के दिमाग थे, मैजिशियन से लेके लवर्स तक, उन सब का मिश्रण, मतलब बिरयानी असल में अब यहां बनी, ऐसा वो पूछ रहा है। क्या ऐसा हुआ? इनटू द कॉन्करिंग ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस, इवन पॉसिबली रिमूविंग द वेल। क्या ऐसा है कि ये इंसान अपने सारी उस पर्दों को भेद के और हर तरह की चीज पे आ, वो क्या कहते हैं, जीत पा चुका हो? क्या ऐसा है? तो रा कहता है अब तुम्हें समझ में आया। लेकिन ये जो 7वां है ना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल है समझना। कार्ड नंबर 7 सबसे ज्यादा मुश्किल है समझना। We may call it the path, the way, or the great way, enunciate. We may call it the path, the way, the great way of the mind. Its foundation is a reflection and substantial summary of the archetypes 1 through 6. वो कहता है हम इसे ये नहीं कहेंगे कि जीत गया, हम तो ये कहेंगे कि ये वो रास्ता है जिसपे उस दिमाग को, ये 6 जो थे ना, इनको इस रास्ते पर चलने की जरूरत है। और ये वो नींव है जो, वो पहले जो 6 कार्ड हैं, फाउंडेशन इज अ रिफ्लेक्शन एंड सब्सटैंशियल, वो जो 6 कार्ड हैं उनकी नींव के ऊपर, उन रास्तों पे चल के, अपनी नींव बना के वो ये 7वें पे पहुंचा है। जैसे रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच एक वो ब्रिज बनाया था राम ने, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड पे जाते तक। वो ब्रिज बना के, हर पत्थर पे राम लिख के, अपने दिमाग के पर्दे हटा के, उसके ऊपर चल के, तब वो इस रास्ते पर, इस मंजिल पे पहुंचा है। One may also see the way of mind as showing the kingdom or fruits of appropriate travel through the mind, in that the mind continues to move as majestically through the material it conceives of as a chariot drawn by royal lions or steeds. One may also see the way of mind, रास्ते का, दिमाग का ये जो रास्ता है ना, 1 से लेके 7 तक, ये उन राज्यों को दर्शाता है। और आपके दिमाग का जो, दिमाग में आप जो सफर करते हो ना, सफर मतलब मुश्किलें नहीं, सफर मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे सफर करना, हिंदी में ट्रैवल करने को सफर कहते हैं। तो जो सफर करते हो आप अपने दिमाग में, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक, और आगे बढ़ते जाते हो,
परत दर परत उस प्याज की छिलकों को उतार के उसके बीच की बीज तक जैसे पहुंचते हो, और इस रथ को, जिस रथ पे आप अपने कॉन्शियस दिमाग से सबकॉन्शियस दिमाग में सफर कर रहे हो, इसको जो खींचने वाले जो जानवर कह लो, या जो रथ को चलाने वाली जो चीज है, अर्जुन के रथ को घोड़ों ने चलाया था पर लेकर उसे श्री कृष्ण गए थे। तो ये है वो ईश्वर की अम, वो ईश्वर के घोड़े या शेर कह लो, जो ईश्वरीय हैं एक तरह से, जो आपकी सीख है, जो बहुत मुश्किल है। वो यहाँ पर शेर क्यों कह रहा है? क्योंकि आपने शेर की सवारी तो कर ली, अब ना तो आप उससे उतर सकते हो, उसकी पूंछ तो पकड़ ली, ना आप उस पूंछ को छोड़ सकते हो, वो खा जाएगा आपको। और बस यहां से जो रास्ता है वो सिर्फ आगे को जाता है, पीछे नहीं मुड़ सकते आप जहां चाहोगे वहां पे वो शेर आपको नहीं लेकर जाएगा, वो तो आगे ही बढ़ता जाएगा। तो ये वो कह रहा है कि ये जिस आ, गाड़ी के ऊपर तुम सवार हुए हो और जिस रास्ते पर तुम चले हो और जिस मंजिल की खोज में तुम निकले हो, अब जो रास्ते में तुमने सीख लिया, फर्स्ट से लेकर 10th तक तुमने क्लासेस कर ली, पास कर ली, अब तुम 10th में आकर बोलो यार क्या बकवास सीखा मैंने, मेरे को नहीं सीखना ये सब, हटा दो मेरे दिमाग से ये सब, तो वो तो नहीं हो सकता ना। वो तो जो सीख लिया वो तो सीख लिया। जिंदगी में जिन मुश्किलों का सामना करने से आपको जो सीख मिली, उसको आप दिमाग से निकाल तो नहीं सकते ना। वो तो एक बार आपके दिमाग में बस जाएगी। मम्मी हमेशा प्यार करती रही बचपन में, पापा हमेशा डांटते रहे, पापा जो है उनसे मतलब डरना पड़ता है। मम्मी को तो जितना भी परेशान कर लो, ये तो डांटेगी बिना तो फिर प्यार ही करेगी। ये जब दिमाग में बैठ जाएगा तो बड़े होने के बाद दिमाग में तो यही रहेगा। आप कितना भी उसे बदलने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सबकॉन्शियस माइंड के ऐसे रूट बिलीफ सिस्टम्स को बदलने के लिए। तो वो ये कह रहा है, एट दिस टाइम वी वुड सजेस्ट वन मोर क्वेरी। वो कहता है अब आखिरी सवाल जो पूछना है पूछ लो। और मेरे ख्याल से खत्म हुआ तो मैं ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म करती हूँ, मतलब इस सवाल के बाद मतलब पूरा ही कर लेती हूँ। मैं सोच रही थी एक ही और लूं। तो डॉन कहता है कि आई होप मैंने मैं समझा पाई, अगर नहीं तो मैं वापस आ जाऊं, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन, आप अपने क्वेश्चंस लिख के रख लेना। क्वेश्चन आंसर सेशन सेपरेटली मैं आपके साथ कर लूंगी यूट्यूब लाइव पे, जिसके ऊपर इस बारे में हम सवाल ले लेंगे, ठीक है? तो अगर कहीं कोई मुझसे, खैर एनीवे, जब हम लोग टैरो सिखाते हैं ना तो जब हम लोग टैरो सिखाते हैं तो उसका ताल्लुक हम आम तौर की जिंदगी से जोड़ते हैं। इस तरह आध्यात्मिक तौर की जिंदगी से, या जिस तरह से रा और डॉन बात कर रहे हैं, उस स्तर पर हमने बहुत कम इस बारे में बात की है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे समझाने में। यहाँ पर मेरे आसपास मैंने एक कौवा, एक कबूतर नहीं देखा था, लेकिन जब से मैंने सेशन शुरू किया है, मेरी छत पे और सामने पेड़ पे एक दो कबूतर आकर बैठे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं। तो वो भी सीख रहे हैं, ठीक है। ये भी लगता है सेकंड डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अम, फिर डॉन कहता है तो फिर मैं ठीक है एक ही पूछता हूँ। फॉर द वन ऑफ द आर्किटाइप्स विच आई एम लीस्ट अंडरस्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, जिस बारे में मैं ठीक से समझ नहीं पाया और बहुत ही कम समझ पाया हूं अब तक, अगर मैं ऐसा कह सकूं, मैं अब भी हायरफंट को लेके अंधेरे में हूं। मुझे अब भी वो समझ नहीं पाया
कि वो किस तरह के लोग हैं या दिमाग है या आर्किटाइप है दिमाग का, तो मुझे उस बारे में जरा प्लीज समझा दो। समझा सकोगे? तो रा कहता है कि आ, तुम्हें सिग्निफिकेटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, which must needs become complex, in the significator which must needs become complex, जो दिमाग का you have not been most interested in the significator which must needs become complex, जो अच्छा, तो वो जो कि मैट्रिक्स, प्रोपेंशिएटर एंड पोटेंशिएटर एंड सिग्निफिकेटर का एक मैन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है? तो वो कहता है कि तुम्हें इस के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम मैजिशियन के बारे में समझ गए, हाई प्रीस्टेस के बारे में समझ गए, माया जाल, काबिलियत और प्रतिबिंब। अब तुम प्रतिबिंब पे अटके हुए हो, इसलिए समझना चाह रहे हो। तो हायरोफेंट इज द ओरिजिनल आर्किटाइप ऑफ द माइंड विच हैज बीन मेड कॉम्प्लेक्स थ्रू द सटल सबटाइल मूवमेंट्स of the conscious and unconscious. In this, subtile can be defined as fine or delicate. तो वो कहता है कि हायरोफेंट जो है वो ओरिजिनल आर्किटाइप है दिमाग का, जिसे बहुत ही महीन बातों चीजों से उसे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के इस कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा ये बना है। मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हाई प्रीस्टेस कार्ड में भी कॉम्प्लेक्स और अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों हैं। इस बारे में मैंने आपको बताया नहीं, पर मैं आपको बता देती हूँ कि वो दोनों उसमें भी है। और अगर आपने नोट किया होगा तो हायरोफेंट के पीछे कोई पर्दा नहीं था। तो वो कहता है कि बहुत ही महीन बातें और गहराई तक सीख कर ये अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में भेद सका है, और complexities of mind were evolved rather than the simple melding of experience from potentiator to matrix। कहता है कि ये इसमें जैसे कि मैंने बताया था पहले कि पूरी बिरयानी या खिचड़ी बना के बड़ी सुंदर खुशबू आती है और स्वादिष्ट बनती है। ये नहीं कि बस सब कुछ डाल दिया कुकर में, 2 सीटी बजा दी और हो गया। ऐसे नहीं है कि पता नहीं है कि कितना डालना है, कैसे डालना है, पहले क्या डालना है, बाद में क्या डालना है। ये ऐसे नहीं। जो मैजिशियन ने माया जाल में एक इंसान ने एक वो इंसान था जो माया जाल में था, एक ईश्वर की शक्ति या इंट्यूशन उस इंसान का तेज है जो हाई प्रीस्टेस के वहां पर है। हाई प्रीस्टेस जैसा दिमाग है। तो आगे आगे वो जैसे बढ़ता है तो इन सबका मिश्रण लेके, जैसे कि उसने बोला कि 7वां जो चैरियट है वो 7 पहले के 6 रास्तों पे चल के चैरियट पे पहुंचा है। तो इन इसी तरह हायरोफेंट जो है वो इन सबका सही मिश्रण बना के उसे सही तरीके से घुल मिल के घुला मिला के फिर वो इस सिग्निफिकेटर तक पहुंचा है जहां वो इसका प्रतिबिंब बना है, आगे बढ़ा है वो इन इस घनत्वता के रास्ते में आगे जो जैसे बढ़ते हैं इस तरह से वो अपने दिमाग के रास्तों में आगे बढ़ा है। इसी वजह से बहुत सारे बहुत सारे लोग आम तौर पे ऐसा कहते हैं कि 5 नंबर बहुत ही बैलेंस्ड नंबर होता है, जिसकी वजह से वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलता है।
और बहुत लकी नंबर होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। क्योंकि अगर आप देखें तो 5 से पहले 1 2 3 4 है, 5 के बाद 6 7 8 9 है। एक तरफ 4 नंबर, एक तरफ 4 नंबर, बीच में 5, कुल मिला के सारे 9 ही नंबर होते हैं। अच्छा, तो फिर आगे वो कहता है, the mind itself became an actor possessed of free will and more especially will. As the significator of the mind, the Hierophant has the will to know. But what shall it do with this knowledge, and for what reason does it seek? The potential of a complex significator are manifold. कहता है कि जो दिमाग है वो समझ लो एक एक्टर की तरह है, जिसके पास फ्री विल भी है। खास करके विल मतलब उसके पास अपनी इच्छा है, शक्ति है, इच्छा शक्ति है, अपनी दृढ़ता है कि मैं जानना चाहता हूं और मैं अपने चुने हुए रास्ते पे चलना चाहता हूं। और जो हायरोफेंट है वो प्रतिबिंब है, उसे जानने की इच्छा है, सब कुछ जानने की इच्छा है। मुझे ये भी, पुराने जमाने में गुरु को गुरु या ब्राह्मण क्यों कहते थे? क्योंकि उन्हें हर तरह के विज्ञान का ज्ञान था। उन्हें वास्तुशास्त्र भी आता था, आयुर्वेद भी आता था, एस्ट्रोलॉजी भी आता था, सब कुछ आती थी उन्हें। ऐसी ऐसा कुछ नहीं, कोई साइंस नहीं जिनके बारे में उन्हें नहीं पता था। आध्यात्म भी पता था और ईश्वर के बारे में भी सारा ज्ञान था। तो कहता है कि जो हायरोफेंट है उसके पास जानने की शक्ति है, लेकिन वो इस ज्ञान से करेगा क्या? जान के क्या करेगा? तो उसके पास जानने की वजह क्या है? तो उसकी ये जो काबिलियत है इस सारे ज्ञान की या जानने की शक्ति की, वो मैनिफोल्ड है, मतलब बहुत सारी है, बहुत 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 परतें हैं। मतलब ये सिर्फ एक प्याज नहीं है, ये तो पत्ता गोभी है जिसकी परत उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, बहुत कुछ जानता है वो। और हर तरह की नॉलेज है उसको, और इसी वजह से उसे दिमाग का प्रतिबिंब बनाया गया है। क्योंकि 7 तरह के जो दिमाग होते हैं, वो हर तरह का दिमाग एक तरह से इस हायरोफेंट को उसका ज्ञान है। तो इसके बाद और कुछ छोटा मोटा पूछना है तो वो कहता है कि बस यही पूछना है कि कार्ला को कंफर्टेबल कैसे करें। तो रा कहता है कि आने वाले समय के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए बेहतर रहेगा कि कार्ला वेयर अपॉन द हैंड्स दोस एड्स टू कंफर्ट विच, ये हाथ पे शायद कुछ ग्लव्स या कुछ पहना करती थी जो उसने पहनना छोड़ दिया था, और इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही थी। तो कहता है कि बेहतर है कि इसे कहो कि वो पहन के रखे, क्योंकि हाथों में और बाजुओं में इसको कुछ बहुत दर्द हो रही है और तकलीफ हो रही है। तो बस ये हुआ आपका 79 चैप्टर खत्म। और बाप रे, ये पा तो सुन के बोलेंगे अच्छा ही हुआ कि मैं बिजी था, मैं आ नहीं पाया, नहीं तो मैं तो समझा ही नहीं पाता। मुझे ही समझाने में इतनी दिक्कत हो रही है। पता है क्या होता है, अगर मेरे सामने कोई बैठा हो, मेरे सामने सारे कार्ड्स खोल के रखे हैं, और अगर मैंने ये किताब पहले से पढ़ी होती तो मुझे पता होता कि आगे क्या आने वाला है। अब क्या हो रहा है कि मुझे पता नहीं है कि आगे डॉन क्या पूछने वाला है, या अगले चैप्टर में क्या आने वाला है, या ये माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के ये 7 7 कार्ड्स के बारे में ये जो जिस तरह से ये क्या बोलने वाला है, ये मुझे नहीं पता। तो ये जो सवाल बोल रहा है मैं उसके हिसाब से चल रही हूँ, और मुझे जितनी नॉलेज है टैरो की मैं उसके हिसाब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उसके अंदर भी जब हम लोग टैरो पढ़ाते हैं, ये वाला जो आध्यात्मिक तौर का जो हिस्सा है वो इसमें आमतौर पे हम लोग नहीं पढ़ाते, बहुत इतना
इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते जो इसमें मैं पढ़ाने पे मजबूर हो रही हूँ कि पता नहीं भगवान ने शायद इसलिए मुझे चुना कि पा के साथ मिलके इसे हिंदी में, और हिंदी में तो मैंने कभी टैरो सिखाया ही नहीं किसी को, तो अब मैं क्या ही बोलूं। तो ठीक है, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं अगर वो लोग ये देख रहे हैं तो वो समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और हंस भी रहे होंगे। ठीक है, तो ये सेशन यहाँ खत्म होता है।